नमस्कार, सुप्रभात, हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वन मोर सेशन ऑफ पॉलिटी एट परचम क्लासेस। पॉलिटी में जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है बजट, आम बजट। आम बजट क्या होता है? आम खरीदने का बजट नहीं, आम खरीदने का बजट नहीं। आम बजट इज बेसिकली द बजट फॉर दी पीपल। हमारी देश को चलाता है हमारे देश की सरकार। हम जो सरकार चुनते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो हमारे देश को चलाते हैं। और देश को चलाते कैसे हैं? वो पैसों के द्वारा। तो इस बजट में सरकार के सारे पैसों का लेखा जोखा मेंशन होता है। ठीक है, तो हर कौन सा पैसा सरकार के पास आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, और सरकार उस पैसे को किस तरीके से खर्च करेगी, वो सारा लेखा जोखा हमें प्रेजेंट करना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ बजट। तो और ये बजट होता किसके लिए? ये बजट होता है फॉर दी पीपल ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि ये पैसा आएगा भी कहां से? लोगों की थ्रू ही आएगा। और ये पैसा खर्च भी किन पे होगा? इन दी सर्विस ऑफ दी पीपल ही होगा। क्लियर है? आपने देखा होगा फरवरी के समय काफ़ी सारे सूडो इंटेलेक्चुअल लोग आजकल जो हैं वो बजट की बात करते हैं। कुछ लोग जो जानकारी रखते हैं वो तो करते ही हैं अवश्य ही, लेकिन कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं जो ऐसे आपको हर थड़ी पे, हर नुक्कड़ चौराहे पे अखबार पढ़ते हुए, सिगरेट चाय पीते हुए आपको बात करते देखते हैं, अरे ब्रो यार बजट देखा क्या? बजट में क्या आया, क्या टैक्सेशन है? तो ऐसी बातें हर जगह आपको होती है। खैर, आपको क्या समझना है कि बजट क्या है? बजट एक स्टेटमेंट है सरकार का फॉर दी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। सरकार के पास क्या पैसा आ रहा है और सरकार क्या क्या पैसा खर्च कर रही है जनता के लिए, उसके बारे में जो भी डिटेलिंग होगी दैट वुड बी प्रोवाइडेड इन दी फॉर्म ऑफ बजट, उसे बोलते हैं हम बजट। हाँ, ये है कि सरकार जो पैसा लेती है हमारे देश से, देश की जनता से, वो पूरा का पूरा खर्च नहीं होती, बीच में कहीं ना कहीं लीपापोती हो जाती है, जेब में भी पैसा चल जाता है, बट वो हमारा लुकआउट नहीं है। स्टिल बजट का मतलब सारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ दी सरकार। क्लियर है? बजट में आज जो हम टॉपिक में पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे और दो अलग लेक्चर में क्या कवर करेंगे, क्या मीनिंग होता है, हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से बजट चालू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संविधान के प्रोविजन क्या है इन रिलेशन टू आवर बजट, वो पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, स्टेजेस इन इनेक्टमेंट क्या करेंगे। ट्राई करते हैं आज जितना ज़्यादा हो जाए, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में से खत्म कर देंगे, एक में तो खैर होगा नहीं। बजट का मीनिंग क्या होता है? बजट का मीनिंग मैंने आपको जैसा बताया कि पूरे साल भर का लेखा जोखा पैसों का कहलाता है बजट। तो सरकार कितना पैसा साल भर में कमाएगी देश के जनता के थ्रू, कमाएगी, या आप उसको इनकमिंग बोल दे, रेवेन्यू किस हिसाब से जनरेट होगी, क्या पैसा सरकार के पास आने के चांसेस है, आने की डिटेल है, तो वो ऑल दी इनकमिंग फॉर दी गवर्नमेंट एंड ऑल दी आउटगोइंग फॉर दी गवर्नमेंट, और क्या क्या पैसा सरकार को खर्च करना है पूरे साल भर में, नेक्स्ट ईयर में, ये होता है आपका बजट। ये कौन से साल के लिए दिया जाता है? ये साल के लिए दिया जाता है, नहीं फाइनेंशियल ईयर के दिया जाता है। ये दिया जाता है आज की तारीख में 1 फरवरी में, और फॉर दी कमिंग 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो यानी कि जैसे अब 2022 की 1 फरवरी को रिलीज हो जाएगा बजट फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 22-23, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। दो टाइप के साल फॉलो होते हैं हमारे, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर जो होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, और एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो कि होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको आप फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, जहां पे मेन बिजनेस होता है। क्लियर है बात? बजट इज इन रिलेशन टू दी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, आने वाले साल के फाइनेंशियल ईयर का पूरा लेखा जोखा कि आपके पास क्या रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है, कहां कहां से आपके पास रेवेन्यू आएगा, आता है, और कहां कहां पे आपको खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर खर्चा कहां कहां करना है, वो डिटेल भी आपको बजट देनी पड़ेगी फॉर दी कमिंग ईयर। कौन सी तारीख को दिया जाता है? 1 फरवरी को दिया जाता है। पहले ये फरवरी के एंड में दिया जाता था, लेकिन अब इसे फरवरी 1 पे ही दे दिया जाता है। पहले ये शाम के टाइम, रात के टाइम डिक्लेयर होता था, लेकिन अब ये 11 बजे सुबह ही डिक्लेयर हो जाता है। ये आपकी बुक में नहीं है, पर फिर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। अब मॉर्निंग में ही बजट रिलीज हो जाता है। इट स्टार्टेड फ्रॉम दी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ऑफ 2001, 2001 से आई सपोज ये चालू हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, कि बजट को सुबह लेट डाउन करने लग गए। उससे पहले बजट हमेशा शाम के समय लेट डाउन किया जाता था। ठीक है, सो दिस वाज द जनरल ट्रिविया। अब क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या होता है बजट? बजट इज द एस्टिमेट ऑफ इज द अकाउंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। आने वाले साल में हमें क्या क्या रेवेन्यू होगा और क्या क्या हमारा एक्सपेंडिचर होगा सरकार का, वो बताता है हमारा बजट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एस्टिमेटेड। दिस इज नॉट एक्चुअल,
दिस इज नॉट एक्चुअल। एस्टिमेटेड मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमारी सरकार के पास ये पैसा आएगा और हम यही अनुमान लगाते हैं कि हमारी सरकार को ये खर्चा करना पड़ सकता है या पड़ेगा। क्लियर है बात? सो एस्टिमेटेड होता है ये, एक्चुअल नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल तो आप फ्यूचर को बता नहीं सकते ना कि आपको क्या होगा, कितनी जरूरत पड़ेगी, क्या पता कोरोना आ जाए जब आपको एकदम से इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। सो आप एक्चुअल कुछ भी नहीं कर सकते, ये एस्टिमेटेड होता है कि भैया एज पर दी ट्रेंड्स हमें ये लगता है कि आने वाले साल में हमें इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और इतना पैसा हमें देश की जनता से उठाना है या किसी भी तरीके से हमें अर्न करना है, इन अंदर लाना है। सो बोथ प्लस एंड माइनस, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। क्लियर? एस्टिमेटेड। अब इसको और थोड़ा सा जब हम डिटेल में करते हैं तो बजट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, दो शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? रिसिप्ट तो समझ में आ गया सबको, जो जो पैसा देश के पास, सरकार के पास आएगा, इनकमिंग। ठीक है, कहां से आता है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ऐसी रिसिप्ट जो कि रेकरिंग है। रेकरिंग है मतलब बार बार होगी। तो हमने किसी को लोन दे रखा है, हमारी देश की सरकार ने सपोज करो किसी एक गवर्नमेंट को, केनिया को लोन दे रखा है 1000 करोड़ रुपए का, उस पे महीने के महीने ब्याज आता है या सालाना ब्याज आता है। सो ये क्या हो गया? रेकरिंग हो गया, एवरी टाइम रिपीट हो रहा है रेवेन्यू। तो इसको बोले जाएंगे, इस टाइप की रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। सिमिलरली कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गई? कैपिटल रिसिप्ट हो गई वंस इन अ ब्लू मून, मतलब मैंने 5000 करोड़ का लोन वर्ल्ड बैंक से ले लिया, मैंने यानी कि हमारे देश की सरकार ने 5000 करोड़ का लोन सपोज वर्ल्ड बैंक से ले लिया, तो ये बार बार तो लूंगा नहीं, मैं एक बार लिया अभी के लिए, ऐसा तो नहीं है रेकरिंग प्रोसेस है कि हर बार मैं 5000 करोड़ का लोन लेता रहूंगा। हालांकि पाकिस्तान ऐसा करता है और आज की तारीख में पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है कि उसके पास अपने लोन के इंटरेस्ट चुकाने के पैसे भी नहीं है। और इनफैक्ट अभी रिसेंट न्यूज में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनके खुदनी रेवेन्यू भी कंज्यूम करने के लिए मना कर दिया है बाय द इंटरनेशनल अथॉरिटीज। खैर उससे हमें नहीं पढ़ना, पाकिस्तान इज आर स्टिल आवर फ्रेंड, डियर फ्रेंड। अभी हम बात कर रहे हैं 5000 करोड़ रुपए अगर जैसे मैंने वर्ल्ड बैंक से लिए, तो ये क्या हो गई? कैपिटल रिसिप्ट हो गई वंस इन अ ब्लू मून, मतलब रोज रोज रेकरिंग वाला काम नहीं है, ये महीने टू महीने वाला काम नहीं है, एक बार का मोटा चंक ऑफ पैसा कैसे आएगा। सो इस केस में क्या होता है जनरली, यहां तो हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि मैंने लोन लिया एक बार, तो लोन लिया तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, मेरे देश की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, या फिर मेरा कोई असेट डिक्रीज हो जाता है, मेरा कोई असेट डिक्रीज हो जाता है। तो सरकार ने अपना कोई बहुत बड़ा असेट था या कोई इन्वेस्टमेंट था उसको फ्री कर दिया, ठीक है, उससे पैसा निकाल लिया, उसको बेच दिया। सो असेट डिक्रीज होना या लाइबिलिटी इंक्रीज होना, इसके थ्रू जो पैसा आता है उसे बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सो देश के पास जो भी पैसा आएगा इन दी फॉर्म ऑफ रेकरिंग इनकम, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट, वंस इन अ ब्लू मून वाला तो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जिस तरीके से हमने रिसिप्ट देगी उसी तरीके से हमें एक्सपेंडिचर का भी एस्टिमेट देना है कि भैया आपके पास ये खर्चा आपको करना है, रेकरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वंस इन अ लाइफ टाइम या वंस इन अ ब्लू मून एक्सपेंडिचर जो आप कभी कभी करोगे, दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू और रेसिप्ट यही मेन दो कंपोनेंट है, बाकी तो सब एडिशनल है। मेन कंपोनेंट क्या होगा एक बजट में? आज हम हमारे घर का बजट बनाते हैं महीने भर का, वैसे तो कभी बनाते नहीं है, पर फिर भी अगर बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे कि भैया मेरे घर में ये इनकम आएगी, ये कमाने वाले हैं, इतना इतना पैसा आएगा और मुझे ये खर्चे करने हैं इस महीने में, तो वो मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो दो मोटी चीजें तो यही है। इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा स्पेक्यूलेशन आता है, वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू। हम हमारे देश का रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं, हम कहां कहां इन्वेस्टमेंट करें। तो जैसे अफगानिस्तान में मेरे को डैम में इन्वेस्टमेंट करना था, क्योंकि वहां पे डैम की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने 5000 करोड़ वहां लगा दिए। अब उससे वहां के देश को जो इनकम होगी उसका कुछ प्रतिशत वो हमें देंगे, तो ये हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो गई ना भाई। मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने पैसे दूसरे देश में लगाए या किसी भी पॉलिसी में लगाए, किसी भी तरीके से लगाए, रेज रेवेन्यू मतलब किसी भी तरीके से। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अफगानिस्तान में हमने डैम बनवाने में मदद करी, वहां पे पैसा लगाया, तो वहां से जो इनकम आएगी दैट वुड इंक्रीज आवर रेवेन्यू। तो इस तरीके से आपको वेज एंड मीन्स बताने पड़ेंगे जिससे आपके देश के रेवेन्यू बढ़े। क्लियर है? डिटेल्स ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल की, जो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का आप बजट दे रहे हैं, उससे पहले वाले साल की जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है, आपने इस साल का क्या लेखा जोखा
जो दिया है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये होगा एक्चुअल, ये क्या होगा एक्चुअल, क्योंकि ये तो करंट ईयर का है ना, ये तो हो चुका है, उसका है, इस साल का है कि मैंने इस साल में इतना पैसा रेवेन्यू आया और इतना मेरा एक्सपेंडिचर था, तो पूरी डिटेलिंग मुझे देनी पड़ेगी इस साल की, इसलिए ये एक्चुअल है। और नेक्स्ट ईयर जो कमिंग ईयर है उसका मुझे प्रिडिक्शन करना है, मुझे उसका अनुमान लगाना है, तो इसलिए वो क्या है, एस्टिमेटेड है। क्या है, एस्टिमेटेड है। आने वाले साल का मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस साल का जिसमें मैं खड़ा हूं वो साल का तो मुझे पता है ना भाई, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो ये हो जाएगा एक्चुअल चीज। ठीक है। सो डिटेल्स ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इससे पहले वाला जो साल है ना, ये जो 31 मार्च पे खत्म हो रहा है, ये वाले साल का कितना खर्चा और ये हो रहा है, इसकी डिटेल मुझे चाहिए। हालांकि फरवरी में मेरे को फरवरी और मार्च का नहीं पता होगा, तो बजट भी ऐसा नहीं कि एक दिन में पास हो जाता है, इट टेक्स 75 डेज, इसको 75 दिन लगते हैं पास होने में। क्लियर है। तो आराम से समय, ये सिर्फ इस दिन प्रपोज होता है, पास होने में इसको 75 दिन लग जाते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, ये वही बात हो गई, आने वाले साल की क्या पॉलिसी है आपकी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, कैसे कैसे आप पैसा उठाओगे, कैसे कैसे पैसा आपके पास आएगा और किस तरीके से आप चाह रहे हो खर्च करना, क्या क्या नया करना चाह रहे हो। पहले तो हमने क्या देखा, जो जो एग्जिस्टिंग है, जो हो रहा है वो का वो बताना है, यहाँ आगे कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नया तरीके क्या है, किस तरीके से आप पैसा आगे वाले साल में उठाओगे और किस तरीके से पैसा चुकाओगे। तो इन सबके सम को, ABCDE को हम बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, बजट। तो जब भी कोई बजट रिलीज करती है देश की सरकार, कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो करेगी हमारे देश की सरकार, तो उसमें ये पांचों चीजें इन्वॉल्व होगी, ABCDE। क्या है ABCD? एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, हमारे को आने वाले साल में क्या रिसिप्ट और क्या रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी, वो आने वाले साल में एक्सपेंडिचर क्या होगा, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये देखो, ये दोनों वर्ड क्या है, एस्टिमेट, क्योंकि एक्चुअल हमें नहीं पता, हम सिर्फ एस्टिमेट लगा रहे हैं कि मेरा अगले साल में 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ठीक है ना। पर हो सकता है कुछ कोरोना वोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाए, नया वेरिएंट आ जाए, तो मेरे को फिर उसके लिए कोई इमरजेंसी तैयारी करनी पड़े, तो मेरा एस्टिमेट 100% सही नहीं होगा। वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देश चलाना, तो हमारे देश की सरकार भी क्या चाहेगी कि हम देश को अच्छे से अच्छे चलाएं, प्लस अच्छे से अच्छा हम काम करें हमारे देश की जनता के लिए, ऐसा एट द बैक ऑफ द माइंड तो होना ही चाहिए। सो उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट हो हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए हमारे पास, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देश चलाना भी एक बिजनेस ही है, देश चलाना भी एक बिजनेस ही है। एक बिजनेस में ही तो आप सारी प्रिपरेशन करते हो कि भैया सब कुछ, आपको इस साल इतना पैसा आया, अगले साल आपको ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, तो वही भी देश चलाना भी यही है। देश भी एक बिजनेस है। देश में क्या है, पैसा क्यों लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस हो रहा है, कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं पे पैसा जा रहा है। क्लियर है। सो किस तरीके से हम हमारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, इसके तरीके हमें बताने पड़ेंगे। पुराने साल के फाइनेंशियल ईयर के क्या तरीके हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, वो लेट डाउन करने पड़ेंगे, ताकि उसी के बेस पे हम आने वाले साल की पॉलिसीज बना सकें। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी जो इस पर डिपेंड करती है ऑफ द कमिंग ईयर, तो ये सब मिला के टोटल इन ऑल कॉम्प्रिहेंसिवली इसको बोला जाता है बजट। तो बजट में ये सारी चीजें आती हैं। अब आता है बजट लिया कहां से गया। अच्छा, सबसे पहली बात तो बजट वर्ड हम बोल तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आम जनता को यही वर्ड समझ में आता है, इसलिए बजट का नाम यूज किया जाता है। अदरवाइज बजट डजंट एग्जिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बजट वर्ड नहीं होता, हमारे यहां पे यूज होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक महंगा वर्ड यूज होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट एक सस्ता वर्ड है जिसको एक नॉर्मल आदमी, मेरे जैसे आदमी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है बात। अब बजट को हमने कहां से लिया है, तो बजट की हिस्ट्री देख लो। बजट हमने लिया है, एक फ्रेंच वर्ड है बूजेट, बूजेट से लिया है हमने बजट। सो प्रेम चोपड़ा टाइप वर्ड है, प्रेम चोपड़ा वर्ड बूजेट, बूजेट से हमने लिया है वर्ड बजट। बजट को हमने इंडियन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, बजट के थ्रू। नोवेयर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। हमारे यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट कोई वर्ड नहीं है हमारे यहाँ पे। क्या वर्ड होता है, मैंने आपको बताया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बोलता है आर्टिकल नंबर 112। बजट कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज नहीं है, ये सिर्फ एक लेमन वर्ड है, हर आदमी को समझ में आ जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता। एक आम आदमी से अगर हम बात करेंगे
सपोज करो एक चाय वाला है, एक थड़ी वाला है, उसको जाके बोले अरे यार भाई साहब वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा क्या इस साल का, तो बोलेगा भाई साहब कहीं बात कर रहे हो यार, थोड़ी ढंग से बात कर लो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमने वर्ड लिया है बजट, ठीक है, सिंपल वर्ड। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में इसको किससे डिनोट किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में बताया गया है इसके बारे में। कौन बनाता है इसको, सो प्रिपेयर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको कर दिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री का पार्ट है, पैसे का लेन देन है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही पार्ट होगा। तो इसको लेट डाउन कौन करता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। कौन लेट डाउन करता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। सिर्फ एक ही ऐसा वाक्य था जब इसे प्राइम मिनिस्टर ने लेट डाउन किया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कब था। मैं आपको बता देता हूं, तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो आपको बताना है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ने बजट को लेट डाउन करा था। क्लियर है? चलो अब हिस्ट्री देख लेते हैं बजट की। चालू कैसे हुआ बजट हमारे देश में? सो बजट चालू हुआ हमारा 1860 में, आई सपोज, हाँ 1860 में बजट स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया? तब के फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन। ब्रिटिश इंडिया जब था हमारा 1860 में, तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन, उनके द्वारा चालू किया गया बजट। तब से चालू हुआ कि बजट देना चाहिए हर हमारे देश को, ताकि हमारे देश की जनता को पता पड़े कि हमारा पैसा कहां से आ रहा है और हमारा पैसा कहां जा रहा है, ये सब उनको जानकारी होनी चाहिए। तो जेम्स विल्सन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस बजट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बजट का जिक्र हमारे चाणक्य टाइम से है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र है। तो बजट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई खीर ये लेके आए थे, नई चीज लेके आए थे जेम्स विल्सन साहब। इसका आपका अगर आप इसको ट्रेस करेंगे तो इट गोज बैक टिल चाणक्य, जब हमारा कौटिल्य शास्त्र वगैरह चलता था तब के टाइम से बजट होता था। बट ऑफिशियली फॉर्मली बजट के बारे में जो बात होने लगी तो दैट स्टार्टेड आफ्टर जेम्स विलियन विल्सन डिड इट, ठीक है। फिर हमारा 1921 में क्या हुआ, पहला रेलवे बजट आया जो कि जनरल बजट से अलग कर दिया गया। 1921 में एकवर्थ कमेटी बैठी और एकवर्थ कमेटी ने यह सजेस्ट करा कि रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया जाए। पहले क्या होता था, सारा जनरल बजट होता था, साथ में रिलीज होता था, जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी रेवेन्यू है, सबको एक साथ देना था। लेकिन रेलवे हमारा तब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था, यहाँ वन ऑफ दी ओनली सेक्टर्स था, बहुत मेन जो हमारी सारी एक्टिविटीज थी दैट वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स रेलवेज। इनकम भी हमारी कहां से होती थी, मेन रेलवेज से होती थी। तो रेलवेज वॉज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर, अ बिग सेक्टर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 70% ऑफ ऑल दी अकाउंटिंग। 70% का सारा काम जो भी है बजट का, जो भी लेन देन है, लेखा जोखा है, उसमें 70% सिर्फ रेलवे का ही होता था। तो इसलिए क्या किया गया, रेलवे बजट को अलग कर दिया सेपरेटली, ताकि इस पे स्पेसिफिक फोकस पड़े, स्पेसिफिक नजर पड़े, और बाकी सारी चीजों को जनरल बजट में डाल दिया। सो 1921 में एकवर्थ कमेटी बैठी और इन्होंने ये रेकमेंड करा कि भाई साहब रेलवे बजट को आप अलग करो और जनरल बजट को आप अलग करो। और फिर 1924 से, आई सपोज 1924 से एकवर्थ कमेटी ने की रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट अलग से लेट डाउन होने लग गया और जनरल बजट अलग से लेट डाउन होने लग गया। ये ऐसा चलता गया फॉर 92 ईयर्स, 92 साल तक ये ऐसा कैसा चलता गया। 92 ईयर्स तक रेलवे बजट अलग से प्रेजेंट होता था और हमारा रेलवे बजट जनरल बजट अलग से होता था और रेलवे बजट हमारा अलग से होता था। फिर 2016 में आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द नीति आयोग, नीति आयोग की रिकमेंडेशन के बाद क्या किया गया, 2017-18 से 2017-18 फाइनेंशियल ईयर से वापस से रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया। रेलवे बजट और जनरल बजट मर्ज करके एक ही दिन एक ही बजट देते हैं टोटल ओवरऑल, जिसमें कंबाइन हो गया। सो आपको क्या याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1860 में सबसे पहले बजट चालू हुआ, 1921 में एकवर्थ कमेटी बैठी, 1924 से रेलवे बजट और जनरल बजट अलग हुए, और फिर 2016 में नीति आयोग की रिकमेंडेशन के बाद दोनों को मर्ज किया गया और 2017-18 से लागू हो गया। 2016 में कमेटी बैठी, नीति आयोग ने मतलब रिकमेंडेशन दी, उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 17-18 में दोनों वापस से भाई बन गए, दोनों का मिलन हो गया, मिलन पूरा हो गया, आधा अधूरा था जो। क्लियर है? अब इसके हम संविधान में क्या प्रोविजंस दे रखे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है बजट से रिलेटेड, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। होता क्या है समझ में आ गया, क्या क्या चीजें आती है समझ में आ गया, हिस्ट्री समझ में आ गई, मतलब समझ में आ गया, सब आ गया। अब हम देख लेते हैं कि इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां क्या क्या कर रखा है। तो सबसे पहला आर्टिकल नंबर 112 बोलता है द प्रेसिडेंट, कौन बोलता है, द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
कि प्रेसिडेंट ये इंश्योर करेगा कि आपको जो भी इसकी डेट है उस दिन आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट डाउन करना है बिफोर दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आपको सभाओं के आगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करना है, ठीक है। शल कॉज लिखा हुआ इसमें, यानी कि ये मैंडेटरी है, इच्छुक नहीं है, आगे पीछे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको बजट रिलीज करना है, या कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में अगर बोलें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रिलीज करना है, ये तय बात है। क्लियर है बात। फिर आर्टिकल 114 पे आते हैं, नो मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। अब इस बजट में क्या होता है, ये बजट हमारी जो बजट की तैयारी है, जैसे हमें फरवरी में लेट डाउन करना है, तो इसकी तैयारी नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर अगस्त सितंबर से चालू हो जाती है। यानी कि अगर हम आज की बात करें तो बजट की तैयारी चालू हो चुकी है, 2022 फरवरी में उसको लेट डाउन करेंगे, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से चालू हो गई है। तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है उस तैयारियों में, फाइनेंस मिनिस्टर हर मिनिस्ट्री को एक पेपर भेजता है, एक फॉर्म भेजता है कि भाई साहब जो जो मिनिस्ट्री है वो अपने अपनी रिक्वायरमेंट बता दें। पहले तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दें कि आपने इस साल में क्या करा है, जो भी पॉलिसीज अपन ने पिछले साल करी थी लेखा जोखा पूरा दे दें। साथ ही साथ आप ये बता दें कि अब आने वाले साल में आपको कितना पैसा चाहिए, कितने पैसे की आपको रिक्वायरमेंट है, ये आप हमें अभी बता दें, ठीक है। लेकिन किसी भी मिनिस्ट्री को जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक ग्रांट नहीं मिलेगी, जब तक एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ नहीं होगा, तो अभी तो सिर्फ वो बताएंगे, अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, लेकिन उनको अगर देना होता है, तय हो जाता है कि देना है, तो उसके लिए आपको एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा, प्रॉपर एप्रोप्रिएशन लॉ निकालना पड़ेगा, कानून के तहत उनको पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है ओवर दी और अंडर दी टेबल दे दिया जाए। फिर आता है मनी बिल, इंपोजिंग टैक्स। इस बजट में कोई भी अगर टैक्स लगाने का मनी बिल हो रहा है तो वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ आएगा और कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। तो ये तो फीचर वैसे भी मनी बिल हम पढ़ चुके हैं, मनी बिल में हमें आता है, तो मनी बिल वाला लेक्चर जाके देख लो जिनको नहीं आता, और बाकी आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 9.5 सब कूल है। सो मनी बिल होगा तो आपको क्या चाहिए, प्रेसिडेंट साहब की रिक्वायरमेंट और रिकमेंडेशन चाहिए, और सिर्फ लोकसभा में होना चाहिए। टैक्सेशन अगर कोई भी हम इसमें लगा रहे हैं, क्लियर है बात। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कांट इंक्रीज इट। जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती। अब इसमें क्या है, पीछे की बात छुपी हुई कुछ बात है, उसको समझना है। क्योंकि पार्लियामेंट जो सदन है, जो डिस्कशन करता है, जो कंसिडरेशन में लेता है, वो टैक्स लगाता नहीं है। टैक्स लगाना काम है एग्जीक्यूटिव का, हमारी मिनिस्ट्री का, ठीक है ना। तो टैक्स अगर लगाना है तो वो मिनिस्ट्री बताएगी कि हम ये टैक्स इंपोज करना चाहते हैं, हम हमारे देश की टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का टैक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो कौन करेगा, वो करेगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव फिर उस पर राय लेगा पार्लियामेंट की, जो कि पूरा लेजिस्लेशन है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का, उस पर फिर होगी वोटिंग। क्लियर है बात। तो यहां पे क्या है, पार्लियामेंट टैक्स खुद नहीं लगा सकता, बढ़ा नहीं सकता। हालांकि जो टैक्स इन्होंने लगाया है उसको डिक्रीज करने की मांग कर सकता है, उनको अबॉलिश करने की मांग कर सकता है कि यार ये जायज टैक्स नहीं है, ये देश की जनता पे फिजूल एक टैक्स है, फिजूल खर्चा है, देश की जनता से हम चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं पैसा, जैसा कि आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा। तो ऐसा पार्लियामेंट कर सकता है। तो पार्लियामेंट सिर्फ आपके टैक्स को डिक्रीज कर सकता है या फिर उसको हटा सकता है। पार्लियामेंट इटसेल्फ टैक्स नहीं लगा सकता। टैक्स लगाने की अथॉरिटी किसकी है, एग्जीक्यूटिव की है, मिनिस्ट्री की। क्लियर है बात, कंसर्न मिनिस्ट्री की है। नो टैक्स लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और कोई भी टैक्स आप बिना लॉ बनाए नहीं ले सकते। तो लॉ बनाने के लिए अब आपको किसकी जरूरत है, पार्लियामेंट की जरूरत है। तो अगर आपने टैक्स इंपोज किया है तो उसके लिए आपको लॉ निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात। फिर चलते हैं आगे। बजट के अंदर आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। तो कोई बहुत मोटी बात नहीं है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को अलग अलग दिखाना है। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर और फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो दोनों को आपको अलग अलग दिखाना है। तो वो तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, समझने वाली। नो डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी वापस रिपीट हो गया कि किसी भी प्रकार की किसी मिनिस्ट्री ने अगर ग्रांट की एक्सपेक्टेशन करी है, किसी मिनिस्ट्री ने पैसा मांगा है कि मुझे इस साल में इतने पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो वो कहलाती है ग्रांट। और कोई भी ग्रांट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं मांग सकते आप। पहले प्रेसिडेंट से पूछो कि भाई साहब हमें ये चाहिए, अब आप बताओ तो हम इसे प्रपोज करें। क्लियर है। सो इट रिक्वायर्स दी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। A bill dealing with taxation introduced only in लोकसभा।
वापस वही बात हो गई मनी बिल, क्योंकि टैक्सेशन से रिलेटेड बिल मतलब मनी बिल, और मनी बिल कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा, तो सिंपल सी बात हो गई। ठीक है। एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, चार्ज एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको भी अपन समझ देते हैं क्या है, सेपरेटली इन दी बजट। तो एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, ओफो यहाँ तो रिक्त स्थान भरो है, तो इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सो जो भी एक्सपेंडिचर है हमारा वो दो टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है चार्ज एक्सपेंडिचर, राइटिंग प्लीज थोड़ी सी बीमार है, कंसोलिडेटेड या मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज एक्सपेंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों में क्या है, दोनों हो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रहे पैसा, खर्च कहां से हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है। लेकिन जैसा मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, चार्ज एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपको देना ही देना है, देना ही देना है, मतलब ये आपको देना ही देना है, वोट ऑफ पार्लियामेंट पे ये डिपेंड नहीं करता, ये पैसा आपको देना ही देना है, ये तय है। क्लियर है, एक बार डिसाइड हो गया तो ये पैसा आपको देना ही देना है। तो अब जब हम बजट दिखाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि भैया 5 लाख रुपए प्रेसिडेंट की सैलरी महीना जाएगी, मतलब जाएगी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी जाएगी, मतलब जाएगी, ये तो हमारे फिक्स खर्चे हैं, ये तो देने ही देने हैं। अब आपके पास पैसा कितना है उससे मतलब नहीं है। हमारा जो बजट है ना वो एक्सपेंडिचर पहले लिखता है फिर रेवेन्यू लिखता है। क्या लिखता है, एक्सपेंडिचर पहले लिखता है कि भैया ये खर्चा तो मेरे ऊपर आना ही आना है, अब मुझे बताओ कि इसके ऊपर पैसा कैसे कमाऊं, मैं रेवेन्यू कैसे जनरेट करूं इसको पूरा करने के लिए। ठीक है ना, तो चार्ज एक्सपेंडिचर जो कि आपको देना ही देना है। ठीक है, तो सारे अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या क्या आती है इसमें। एग्जीक्यूटिव की सारी सैलरी हो गई, हमने कोई इंटरनेशनल बोरोइंग कर रखी है, पैसा ले रखा है, तो उसको पैसा चुकाना, ये सब चीजें इसमें आएंगी। फिर आता है मेड फ्रॉम सीएसआई। मेड फ्रॉम सीएसआई क्या होता है, सीएफआई क्या होता है, सबसे पहली बात समझो, ये देना ही देना है मतलब फिक्स है, ये होगा उस अनुसार हम खर्चा करेंगे, जितना है उसके अनुसार खर्चा करेंगे। सो इट इज वोटेड बाय दी पार्लियामेंट, इसको वोट पे रखा जाता है। तो सपोज करो स्वच्छ भारत अभियान के लिए हमें 500 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो अब स्वच्छ भारत अभियान के लिए मेरे को 500 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, मैंने प्रपोज करा, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज करा कि भैया हमें देश को एकदम स्वच्छ करना है, 500 करोड़ रुपए की हमें जरूरत है। तो 500 करोड़ रुपए पे वोटिंग होगी, ये देखा जाएगा कि कितने लोग इसके साथ राजी हैं 500 करोड़ रुपए पे, या लोग चाहते हैं कि इसको कम कर दिया जाए, या कुछ लोग चाहते हैं इसको बढ़ा दिया जाए, वो बात की बात है। कुल मिला के ये 500 करोड़ जब अलॉट होंगे जब पार्लियामेंट इस पे वोट करेगी। लेकिन ये जो 5 लाख रुपए महीने की प्रेसिडेंट की सैलरी है इस पे कोई तय नहीं होगा, ये हो गई अब पार्लियामेंट ने एक बार, जब पहले शुरुआत में जब भी इसकी डिसाइड हुई, जब इसको वापस रिवाइज करना वो अलग बात है, एक बार जब पार्लियामेंट का वोट हो गया कि 5 लाख रुपए तय होगी प्रेसिडेंट की, तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार इसको वोट टू पार्लियामेंट करना है, ये आपको देना ही देना है, ये फिक्स नहीं है, ये आपके वोट पे डिपेंड करता है। क्लियर है, बस सिंपल सा डिफरेंस आप याद रखो, नॉन वोटेड और ये वोटेड, या फिर देना ही देना, ये जितना होगा उस अनुसार देंगे, तय करके देंगे। क्लियर है बात। इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड, इसके ऊपर किसी भी तरीके का, इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड, ये भी डिस्कस तो दोनों ही हो जाते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं पर ये देना ही देना है, इसको तो डिस्कस करके ही तय करोगे कि आप किस तरीके से पैसा देना है। ठीक है, अब चार्ज एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिस्ट है। तो इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनके जो भी हम सैलरी देते हैं उनको अलाउंसेज देते हैं, समचुरी अलाउंस देते हैं, ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर है, मतलब आपको देने ही देने हैं। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सिमिलरली द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनको जो पैसा देते हो आप तो वो भी आपको देना ही देना है, कुछ ना हो सकता, ये भी आपका चार्ज है। सैलरीज अलाउंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीएजी एंड यूपीएससी काउंसिल, तो इन सब लोगों को भी चार्ज है, इनको भी आपको पैसा देना ही देना है, इट इज चार्ज अगेंस्ट एक्सपेंडिचर। एक बात ध्यान रख लेना यहाँ पे कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी सैलरीज और जो अलाउंसेस होते हैं वो दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट क्या हो गया, एक राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं, एक स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से। स्टेट जो पैसा इकट्ठा करती है ना, जिस तरीके से सेंटर इकट्ठा कर रही है, यूनियन इकट्ठा कर रही है, उसी तरीके से स्टेट भी अपने लेवल पे कुछ लोकल टैक्स लगाती है, उससे पैसे आते हैं और उसको इकट्ठा करके, और वो पैसा कहाँ आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो जैसे पूरे देश का एक कंसोलिडेटेड फंड है, उसी तरह स्टेट का भी क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड। और क्योंकि हाई कोर्ट एक स्टेट लेवल कोर्ट होते हैं,
तो उनको जो सैलरी एंड अलाउंस दिए जाएंगे वो कहां से दिए जाएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे। ये सब आ रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था, तो समझ में आ रहा है बहुत इजीली। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जो पेंशन होगी ना वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगी। तो हाई कोर्ट का जो जज होगा उसकी सैलरी अलाउंस तो जो होगी, जो हर महीने उसको मिलेगी जब वो काम करता है, तो वो तो आपको स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से देनी है। लेकिन उनकी जो पेंशन है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद उनको मिलेगी, वो आप फिर वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दोगे। क्यों है, क्या है, ये मुझे भी नहीं पता, बट आपको देखना है। क्लियर है बात? फिर आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सुप्रीम कोर्ट के, सीएजी के ऑफिस के और यूपीएससी के ऑफिस के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी चार्ज है कि भैया मेरे को 5 लाख रुपए महीना इनके एक्सपेंसेस चाहिए, 10 लाख रुपए महीना इनके एक्सपेंस चाहिए, तो वो आपको देने ही पड़ेंगे, मजबूरी है। डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल। यूनियन गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया है, कर्जा लिया है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, किसी भी कंट्री से, XYZ, चाइना से, लंदन से, यूके से, यूएस से, जो भी लिया है, सपोज, ठीक है, तो उस पे उनको डेट के ब्याज भी देने पड़ेंगे और डेट चुकाना पड़ेगा। क्लियर है बात? सो इस तरीके का जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी क्या होगा? चार्ज होगा, क्योंकि वो सामने वाला थोड़ी बोलेगा कोई बात नहीं मियाँ दे देना, जब पैसे आए जब दे देना, इंडिया वालों कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। उनको तो भाई साहब आपने पैसे दिए ब्याज दो चुपचाप, नहीं तो पाकिस्तान जैसा हाल कर देंगे। ठीक है। मनी रिक्वायर्ड सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिग्री और अवार्ड एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। किसी भी प्रकार का अवार्ड, किसी भी प्रकार का डिग्री, जजमेंट कोई कोर्ट की आ रही है या सरकार की किसी भी प्रोसीडिंग की कोई प्रोसीडिंग हो रही है सरकार की कोई, तो उसमें जो भी सरकार का खर्चा होगा वो भी चार्ज ही होगा, उसमें भी मेड फ्रॉम नहीं हो सकता, चार्ज है, क्योंकि जजमेंट दे दिया है सरकार ने और इस जजमेंट को लागू करने के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस जजमेंट को लागू करने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए खर्चा होगा, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। एनी अदर एक्सपेंडिचर चार्ज्ड बाय पार्लियामेंट, या कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो पार्लियामेंट ने बोल दिया भाई साहब इसको चार्ज की तरह लो, तो फिर आपको चार्ज की तरह ही उसको लेना पड़ेगा। बाकी सब क्या है? मेड फ्रॉम CFI, फ्रॉम बोले तो वोटेबल, इसके ऊपर वोटिंग होगी। चार्ज मैंने आपको बता दिए, जिन पे वोटिंग नहीं होगी वो सारे थे। बाकी जो भी खर्चा है वो मेड फ्रॉम CFI है, यानी कि इसके ऊपर पूरी पूरी वोटिंग होगी। क्लियर है बात? तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। CFI समझ में आ गया। कल हम पढ़ेंगे इस बजट का इनेक्टमेंट क्या होता है, कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में इनेक्टमेंट प्रोसेस क्या होता है, क्या इसकी रेलगाड़ी किस तरीके से चलती है, कैसे चालू होता है और कैसे इसका अंत होता है, इस बारे में हम करेंगे। और इसके साथ हम बजट को भी कल खत्म करेंगे। तब तक शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।